नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बलिदान दिवस के अवसर पर पूरे देश ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने वाले अमर क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं इस अवसर पर हरियाणा के सीएम सैनी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साहस बलिदान को देश नमन करता है। राष्ट्र सदा उनके अदम्य साहस और बलिदान का ऋणी रहेगा। सिरसा में जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 31 जुलाई को सिरसा नगर परिषद क्षेत्र और गांव संघर्ष सरिता के 5 किलोमीटर क्षेत्र दायरे में धारा 163 लागू की। ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया। यह आदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे के मद्देनजर जारी किए गए हैं और साथ ही हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा वीआईपी रूट के दोनों ओर 75 मीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग पर रोक लगा दी गई है और सुरक्षा कारणों के मद्देनजर निर्धारित क्षेत्र के दायरे में ड्रोन यूएवी की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। आदेशों के उल्लंघन करने पर शख्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिरसा रनिया विधानसभा में कथित गुप्त समझौते को लेकर कांग्रेस नेता सर्वमित्र कामोज ने बड़ा खुलासा किया। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इनेलो और बीजेपी ने आपसी साठगांठ से चुनाव लड़ा, जहां धनबल और साथ ही सत्ता का दुरुपयोग हुआ। कामोज ने कहा कि गोपाल कांडा के हालिया बयान और मुख्यमंत्री खट्टर की प्रतिक्रिया ने इस गुप्त समझौते की पुष्टि कर दी है। उन्होंने विधायक अर्जुन चौटाला को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने की चुनौती दी है और कहा कि यदि भ्रम दूर करना है तो मैदान में उतरे। काम्बोज ने दावा किया कि रनिया में बोरियों में भरकर पैसे बांटे गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इनेलो के इशारे पर बीजेपी ने सिरसा जिले की 3 सीटों पर कांग्रेस को हराने के लिए डमी उम्मीदवार उतारे हैं और इस दौरान काम्बोज ने जनता से अपील की कि ऐसे नेताओं से सवाल पूछें और सच्चाई को जानें। यानी सारी शक्तियां हमारे खिलाफ काम कर रही थी, सारी शक्तियां, और किस किस का सहारा लेकर इनेलो ये सीट जीती है ये कांडा साहब ने खुलासा कर दिया है। और इस बात के लिए गोपाल कांडा को मैं थैंक्स कहूंगा कि कम से कम देर ही सही लेकिन देर से दुरुस्त आए हैं और ये सच उन्होंने सिरसा के लोगों और पूरे हरियाणा के लोगों के सामने रख दिया कि भाई किस तरीके से गुप्त समझौते के तहत ये दोनों पार्टियां जो हैं वो चुनाव लड़ रही थी। दूसरा, एक अर्जुन चौटाला ने और स्पेशल मेरे पर कमेंट किया है, वो आपने सुना होगा। जब सर्वमित्र का सवाल आया तो उन्होंने ये कहा कि सर्वमित्र पत्रकार अच्छे हैं, वो पत्रकारिता करें लेकिन राजनीति नहीं। क्यों? क्या कोई आम घर का लड़का राजनीति नहीं कर सकता? क्या सिर्फ यही राजनीति करेंगे? हमारे जैसे जो आम घरों के लड़के हैं क्या उनका पॉलिटिक्स में आना मनाही है? तो मैं यही कहूंगा कि पत्रकारिता में खुद मान रहा है कि पत्रकार अच्छे थे, तो हम पत्रकार अगर अच्छे थे तो हम पॉलिटिक्स में भी अच्छे के लिए ही आए हैं और अच्छे तरीके से ही हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज कि वो शायद आम घरों के बच्चों को अपने सामने, और खासकर जब मुकाबला इतना जबरदस्त था और इनकी हालत क्या थी, शायद इस चीज को अब वो बर्दाश्त जो है वो। पुंडरी के बदनारा गांव में सरकारी ट्यूबवेल खराब होने के गांव वासियों को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं संबंधित अधिकारी चुप्पी साधे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग की सरकारी ट्यूबवेल की मोटर काफी दिनों से खराब पड़ी है, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। ग्रामीण प्रवीण कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2006 में ट्यूबवेल लगाया गया था जो अब खराब हो चुका है। साथ ही ये भी बताया कि ट्यूबवेल के खराब होने से ग्रामीणों को पीने के पानी की व्यवस्था के लिए इधर उधर जाना पड़ रहा। प्रवीण कुमार ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि विभाग जल्द से जल्द नया ट्यूबवेल लगाकर ग्रामीणों के पीने के पानी का इंतजाम करे।
बोर पानी नहीं दे रहा जी। कब से? ये 1 साल से जी। तो फिर कैसे काम चला रहे हैं? बस ये नलकूप, ये बाहर नलकूप लगे एग्रीकल्चर के, इधर से उधर से, ये हर महीने मोटर सड़ जाती है जी। और इसमें मोटा गोटा लोया बोर में 2006 में ये बोर 600 फुट का, लेकिन 160 फुट मोटर के पंप को पानी नहीं मिलता, पूरा मोटर सड़ जाती है, 160 से नीचे जाती नहीं। बजरी भर रखी है इसमें इस बोर की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारा नया बोर भी लगना चाहिए जी। और भी बोर है यहाँ पे? एक है जी, एक और है बस, एक तो काम नहीं चलता? नहीं जी, नहीं जी, नहीं। वो तो बड़ा गांव है जी, पॉपुलेशन है, ऊंचा गांव है। 3000 के जी। अब क्या मांगा? हमारे नया बोर लगना चाहिए जी हमारे को तुरंत। ऐसा है जी, पुराने जितने भी मतलब कुंडरी एरिया के ट्यूबवेल हैं वो लगभग 152 मीटर डेप्थ पे लगे हुए हैं, लेकिन अब पानी का जो स्टेटा है वो नीचे चले गया है। इस वजह से जो है पानी के गहरे बोर लगभग 1000 फुट डेप्थ के इस एरिया में लगभग 1000 फुट डेप्थ के बोर अब लगाए जाते हैं। 152 मीटर वाले कामयाब नहीं रहे, ऊपर का पानी जो है खराब हो चुका है। बन्नारा, जहां तक बन्नारा की बात है तो बन्नारा गांव में 2 ट्यूबवेलों से फिलहाल सप्लाई दी जा रही है, जिसमें से एक ट्यूबवेल जो है इनका फेल हो गया है। ग्राम पंचायत जो वाटर सप्लाई गांव की है वो ग्राम पंचायत द्वारा मेंटेन की जाती है। हमें ग्राम पंचायत ने बताया कि हमारा ट्यूबवेल फेल हो गया है। हमने तुरंत उसका एस्टीमेट बना के उच्च कार्यालय को भेज दिया गया है, वो जल्दी पास हो जाएगा, जिसकी कॉस्ट लगभग 23.84 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने धन्यवादी दौरे के तहत में कुरुक्षेत्र के गांव बीड़ कालवा, धनानी डींग और डगाली में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांवों में 21-21 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा करते हुए गांव डगाली में स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन के लिए 55.41 लाख और बीड़ कालवा में 52.64 लाख और साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर घर नल स्वच्छ जल योजना बना करके आदरणीय मोदी जी ने घर के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की है। और उसको ये पहला हरियाणा प्रदेश है कि हरियाणा प्रदेश देश के अंदर अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। भाइयों, बहुत सारे ऐसे काम भी हैं, क्योंकि ये बात मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव से ठीक पहले कही थी कि हमारी जब सरकार आएगी हम अपने हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे, और आज हम खरीद रहे हैं। हमने उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया है। और आज मैं गांव के अंदर एक और ये घोषणा करता हूं कि धनानी गांव के अंदर पीने के पानी की पूरी पाइपलाइन डलेगी, जिसके ऊपर 27,15,000 रुपए का खर्चा आएगा। ये सारा का सारा खर्चा ये जल्दी ही होगा। आज इसको मैं देने की घोषणा यहां करता हूं। मैंने ये बात कही थी, विधानसभा के चुनाव में कही थी कि बाकी का पैसा आपका भाई आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगा। आज पहुंच रहा है खाते के अंदर। हमने हरियाणा के अंदर जिन परिवारों के पास मकान नहीं था, मैंने 151 करोड़ रुपया मैंने कहा जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है एक समय के अंदर उनके खाते में पैसा डालने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने 151 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर डाला है। और आगे भी उसको ओपन किया है कि अगर कोई छूट गया है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसको मकान बना करके देने का जिम्मा हमारी सरकार का है। हम गति से उसके अंदर काम कर रहे हैं। अभी सीटी का पेपर हुआ है, आप सबको मालूम है। हमारे बच्चे आज तक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि बच्चे को घर से लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर तक और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था ये हरियाणा सरकार ने की है। 10 की 10 मांगे विभाग से भेज करके इनको पूरी करवाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और मैं आज अलग से
क्योंकि मैं गांव के अंदर जा रहा हूं। मैं सुबह जो कार्यक्रम अपना शुरू किया था वो डंगाली से शुरू किया था। पहला कार्यक्रम डंगाली में था, फिर डीग में था, फिर बीड़ कालवा में था, अब आपके यहां धनाणी में है। मैं सभी जगह आज अलग से 21 लाख रुपया और भी दे करके जाता हूं। आप सबको इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीएम नायब सिंह सैनी अरुणाई के संगमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में चल रही विशेष पूजा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने जल और दूध के साथ संगमेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। सीएम सुबह करीब 9:45 बजे मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 11,000 बेलपत्रों से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। सावन मास की इस विशेष पूजा में अब तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हो चुके हैं। वहीं पूजा अर्चना के बाद में सीएम नायब सिंह सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र के 8 गांवों का दौरा करेंगे और डींग, बीड़, कालवा, धनानी, गुड़ी, जोगी, माजरा, बकाली और निवारसरी गांव जाएंगे, जहां गांवों में सीएम ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे। महासंगमेश्वर अरुणाई इस पवित्र भूमि पर महासंगमेश्वर जी के चरणों में आने का मुझे मौका मिला है। मैं पूरे प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और आगे बढ़े विकास की गति में यह हरियाणा प्रदेश में सभी के लिए महासंगमेश्वर जी के चरणों में प्रार्थना की है। सभी स्वस्थ रहें और सभी उत्तम स्वास्थ्य के साथ गति से आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना महासंगमेश्वर जी के चरणों में की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और प्रदेश की तरक्की के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक किया, साथ ही मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। सीएम सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत विश्व में एक ब्राइट स्पोर्ट्स के रूप में उभरा है। इस देश में हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी नीतियों को लागू किया जा रहा और इन नीतियों से आम नागरिकों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। तेज गति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की राह में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री पहले हैं कि भारत का सौभाग्य है जिनके नेतृत्व में ये भारत गति से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित और मजबूत किया है। मोदी जी ने भारत को गति से विकास में आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने दुनिया में भारत को एक ब्राइट स्पोर्ट्स के रूप में उन्होंने खड़ा किया है और मोदी जी के ही नेतृत्व में ये भारत 11वें स्थान से आज 4वें स्थान पर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। आज विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के अंदर मिली हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में सीएम घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी जैसी पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और भले ही किसी क्षेत्र में एक ही घर हो, संबंधित विभाग वहां पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि किसी भी निवासी को असुविधा का सामना न करना पड़े। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने
हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित एनआईसी केंद्र चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें सभी जिलों के एमएसएमई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई। मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना चाहिए। इसी दिशा में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में उद्योग विभाग के अंतर्गत एमएसएमई निर्देशालय की स्थापना की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य में लिंगानुपात में सुधार और अवैध गर्भपात पर कंट्रोल करने के लिए अपनी प्रयास और भी तेज कर दिए हैं। सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर आयोजित राज्य टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की साप्ताहिक बैठक में इन मुद्दों पर गहन समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य सुधीर राजपाल ने की और अधिकारियों ने जानकारी दी। 2025 में 1 जनवरी से 28 तारीख तक राज्य औसत लिंगानुपात पिछले साल की समान अवधि में 899 के आंकड़े राज्य सरकार के सतत प्रयासों और निगरानी जन जागरूकता अभियानों का नतीजा है। हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर ने अपने विधानसभा क्षेत्र तीगांव में बन रहे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण कार्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण स्थल पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। निर्माण सामग्री, गुणवत्ता, व्यवस्थाओं की जानकारी अधिकारियों और ठेकेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और बताया जा रहा है कि अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर 427 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। ये केंद्र दिल्ली के विज्ञान भवन की तर्ज पर बनेगा। सेंटर में 3 अलग अलग क्षमताओं के हॉल होंगे, जिनमें से 2200 लोगों और दूसरी जगह पर 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। हमारे सेक्टर 78 में कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल का जो यहाँ पर काम चल रहा है 427 करोड़ की लागत से करीब ये बनने जा रहा है। इसमें 3 ऑडिटोरियम है, जिसमें एक में 2200, एक में 1000 और एक में 350 की कैपेसिटी। एक एग्जीबिशन हॉल है, उसमें भी 2200 के करीब की कैपेसिटी है और इसमें फूड कोर्ट आया है। हरियाणा विधानसभा में बुधवार को तीज उत्सव पारंपरिक उल्लास और उमंग और लोक संस्कृति की छटा के साथ संपन्न हुआ। इस विशेष आयोजन में महिला विधायक, विधायकों की पत्नियां और साथ ही विधानसभा का महिला स्टाफ और महिला पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम स्थल को सावन के मेला थीम पर सजाया गया। पारंपरिक झूले, मेहंदी, लोकगीत, नृत्य, खेल और साथ ही श्रृंगार की कई गतिविधियों में माहौल को जीवंत कर दिया है। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में अनेक विधायक पत्नी के साथ में शामिल हुए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने भी कहा कि आज विधानसभा परिसर में महिला शक्ति की आवाज गूंजी है। उन्होंने तीज को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व बताते हुए कहा कि आई तीज बो गई बीज की कहावत को चरितार्थ करते हुए देश में त्योहार की श्रृंखला शुरू हो गई है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उपस्थित महिलाओं का आह्वान किया कि वे इस अवसर पर माननीय सदस्यों को सुनता हो और स्पीकर के बारे में कहते हैं स्पीकर नेवर स्पीक्स। स्पीकर को बोलना नहीं होता, केवल सुनना होता है। तो वो अध्ययन जो घर में हुआ वो यहाँ काम आ रहा है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, सभी हमारी महिला कर्मचारी और वास्तव में इतना अच्छा टैलेंट। अगले वर्ष ये तीज उत्सव का कार्यक्रम और अच्छे तरीके से हम मनाएं और बेहतर मनाएं। उसके लिए हमारी मातृशक्ति जो हरियाणा विधानसभा की है, हमारी सभी महिला कर्मचारी हैं, आपको और अधिक क्या इसके लिए जरूरत है और बेहतर आप जो भी करना चाहें
उसके लिए जो भी संसाधन या किस प्रकार की असिस्टेंस आपको जरूरत है वो और ज्यादा आपको मिले, ऐसा मैं आज आप सबके बीच में कहूंगा कि आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा जो एक महान संस्था, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विधानसभा या विधायिका का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यहां की गई हर चर्चा प्रदेश के उत्थान, राष्ट्र के उत्थान में काम आती है, गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में काम आती है, और वो काम केवल हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सदस्य हैं, राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से हुए बच्चों की दर्दनाक मौत के केवल 6 दिन बाद भी प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। जहां इंदिरानगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की हालत ऐसी है कि उसे देखकर लगता है कि जैसे प्रशासन बच्चों की मौत का इंतजार कर रहा है। स्कूल की बिल्डिंग बुरी तरीके से जर्जर है, छतें कभी भी गिर सकती हैं, दीवारें दरक रही हैं, क्लासरूम की हालत डरावनी है। यह स्कूल कोई छोटा संस्थान नहीं, इसमें 558 छात्र छात्राएं रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। और इस दौरान जिला प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। स्कूल में पढ़ाई नहीं, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा, और ऐसे में जरा सी लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। नगर फरीदाबाद। कौन सी क्लास है आपकी? 7वीं है। क्या है आपके माहौल स्कूल का, मतलब क्या दिख रहा है आपको? क्या ये बहुत टूटी हुई है। टूटी हुई है? अच्छा, कोई शिकायत है किसी को, किसी ने बोला हो? क्या किसी को बोला गया हो स्कूल ठीक करवा दीजिए, पढ़ना है यहाँ? किसी को तो सब टीचरों ने तो बोला कोशिश करिए, मगर कोई कुछ कर नहीं रहा। सब आते देख के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं। डर लगता है? बहुत कभी भी गिर जाए, कभी भी गिर जाए, जान का खतरा। जान का खतरा था। आप लोगों को पता चला कि कोई कहीं पर ऐसा हादसा हुआ? राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में हुआ था, तो ऐसे ही डर लगता है? डर के साथ। और ये हमारा स्कूल है G++ इंदिरा नगर जी। और ये पिछले 2 साल से कंडम घोषित किया गया है स्कूल। और इसमें हम भी समय समय पर डेली लिख के भेज रहे हैं, और अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है सरकार की तरफ से जी। कल परसों में भी हमने लेटर लिख के भेजे हैं हमारे प्रिंसिपल सर ने, तो अभी कोई ऐसा। देखिए, राजस्थान में 5 दिन पहले जो घटना हुई है, उससे पहले ही हम 31 मई को ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके साथ लेके हमने खेड़ी कला के 2 स्कूल, सेक्टर 9 और इंदिरा नगर स्कूल का दौरा किया था। और उसमें इतनी कमियां मिली और उनके सचित्र फोटो हमने समाचार पत्रों में भी छपवाए और सीएम को भी भेज के ये कहा कि भाई इन स्कूलों को उद्धार किया। 7th। कैसी हालत है आपके क्लासरूम की? क्लास टूट गई है और कभी भी गिर सकती है। डर लगता है? कैसे, मतलब डर लगता है कि क्या हो जाएगा, क्या हादसा हो जाएगा? 7th। कहाँ पर है इस स्कूल? ये फरीदाबाद में है, इंदिरा नगर में। आपके क्लासरूम की क्या हालत है अभी? बहुत बेकार है। क्या मतलब, क्या कमी दिख रही है? मतलब ये टूटे पड़ी ऊपर की है। क्या छत टूटी हुई है? दीवारों पे दरार भी है? हाँ, दरारें आ रही है और सरिये दिख रहे हैं आगे, मतलब अच्छा, डर लगता है? मतलब पढ़ते समय डर लगता है कि क्या? हाँ, मतलब कभी भी गिर सकती है, डर रहता है। तो किसी से कोई आता नहीं है देखने के लिए, कोई ठीक करवाने के लिए? नहीं, कोई नहीं है अभी तक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी